हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानहानि की परिभाषा। मानहानि कितने प्रकार के होते हैं, भारतीय दंड संहिता में अपलेख और अपवचन जो है उनके दंड क्या है, ठीक है, मानहानि का मामला किस धारा के तहत दर्ज होता है, ये सब चीज़ों को वन बाय वन हम देखते हैं। पहले देखते हैं मानहानि की परिभाषा। सामाजिक प्रतिष्ठा या मान सम्मान का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट अधिकार होता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इस समाज प्रतिष्ठा को किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहता है और कानून इस अधिकार को मान्यता प्रदान करता है तथा उसको पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा को किसी भी प्रकार का आघात या हानि पहुंचाना मानहानि कहा जाता है। मानहानि कितने प्रकार के होते हैं, अब ये देखते हैं। पहला, अपलेख, जिसे लिबल कहते हैं। अपलेख के अंतर्गत कथन का किसी अस्थायी एवं दिखाई देने वाले रूप में प्रकाशन किया जाता है, जैसे लिखा हुआ, छापा हुआ, चित्र द्वारा, फोटो द्वारा, सिनेमा, फिल्म, कार्टून या व्यंग या चित्र, पुतला या किसी के दरवाजे पर कुछ लिखकर चिपकाना ऐसे ही रूप में होना चाहिए। यह कहा जाता है कि अपलेख है, लिबल है, जो आँखों को संबोधित किया जाता है। इस प्रकार बोलने वाली फिल्म में मानहानि विषय अपलेख होती है। जैसे जो चीज़ें आँखों से देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, लिबल कहते हैं, अपलेख कहते हैं। दूसरा, अपवचन, जिसे सिलेंडर कहते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति मानहानिकारक वचन के प्रयोग को अपवचन कहते हैं। सामान्य रूप से अपवचन मौखिक शब्दों, संकेतों अथवा व्यक्त ध्वनियों द्वारा किया जाता है एवं अपवचन कानों को संबोधित किया जाता है। आपने पहले में देखा अपलेख में कि आँखों से जो देखा जाए वो अपलेख होगा और जो अपवचन होगा वो कानों से सुना जाए। भारतीय दंड संहिता में अपलेख एवं अपवचन दोनों प्रकार मानहानि को दंडित अपराध माना जाता है। मानहानि का मामला किस धारा के तहत दर्ज होता है, अब ये देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार, जिसे IPC कहते हैं, IPC की धारा 499 के अनुसार जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपन द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगता या प्रकाशित करता है कि ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, वह उस व्यक्ति की मानहानि कर सकता है। धारा 500 के तहत दंड का प्रावधान दिया गया है। जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास, जिसकी अवधि 2 वर्ष, या जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। ये कारावास कौन सा होगा, सादा कारावास होगा दोस्तों। मानहानि का अपराध संज्ञेय तथा जमानतीय होगा, ठीक है दोस्तों। असंज्ञेय मतलब नॉन कॉग्निजेबल और जमानतीय होगा, ठीक है, जिसका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा। मतलब जो केस है ये सत्र न्यायालय में सुना जाएगा। धारा 505 किसी खबर, तथ्य और रिपोर्ट को इस तरह से पेश करना जिससे भारतीय जल, थल और वायु सेना का कोई भी सैनिक और अधिकारी विद्रोह या बगावत के लिए तैयार हो जाए। कोई भी ऐसी गलती जानकारी जिससे हमारे समाज में डर और भय का माहौल उत्पन्न हो जाए और लोगों सरकार के खिलाफ हो जाए, इस दौरान आरोपित व्यक्ति को धारा 505 के तहत 2 वर्ष तक की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर ये दोनों सजा हो सकती है। आगे देखते हैं मानहानि के खिलाफ बचाव। मानहानि के अपराध के खिलाफ कुछ बचाव शामिल है। सार्वजनिक राष्ट्र को हमारे देश में अत्यंत महत्व माना जाता है, इसलिए यदि जनता के लाभ और जागरूकता के लिए एक सच्चे अपमानजनक स्टेटमेंट बनाया जाता है तो इसे अपमानजनक नहीं माना जाता है। पत्रकारों को मानहानि के खिलाफ योग्य विशेषाधिकार दिया जाता है,
जिसका अर्थ है कि उन्हें मानहानि के मामले में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक उनके द्वारा किए गए बयान किसी को बदनाम करने के लिए उपयोग नहीं किए गए हों। मानहानि पर मौजूदा कानून के साथ समस्या है। अब ये देखते हैं, कोई भी कानून पूर्ण नहीं होता है क्योंकि कानून समय के अनुसार बदलते रहते हैं तथा उनमें संशोधन होते रहते हैं। आपराधिक मानहानि भी कुछ ऐसे ही विधि का उदाहरण है जिसमें निम्न समस्याएं मौजूद है। पहला, मानहानि अनिवार्य रूप से एक दीवानी कार्यवाही है, न कि आपराधिक प्रक्रिया, क्योंकि इससे एक व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा की अपहानि होती है। दूसरा, आपराधिक मानहानि से संबंधित कानून भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के क्षेत्र से भी बाहर है। तीसरा, हालांकि प्रतिष्ठा की सुरक्षा एक उचित लक्ष्य है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कानूनों का दुरुपयोग लोगों द्वारा राजनीतिक स्कोर को अपने प्रतिनिधियों के साथ सुलझाने और उत्पीड़न और धमकी के लिए उपकरण के रूप में भी किया जाता है। चौथा, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक में लोकमत, लोकधारण, लोक आलोचना, कार्यकारी कार्रवाई, एग्जीक्यूटिव एक्शन को मार्गदर्शन और नियंत्रित करने के लिए 3 मौलिक स्तंभ है, और यदि इनको आपराधिक अभियोजन शुरू करने से गुमराह या फटकार या बाध्य किया जाता है तो यह स्वस्थ एवं परिपक्व लोकतंत्र के विकास को प्रभावित करेगा। 5वां देखते हैं पॉइंट, आपराधिक मानहानि एक सजा का डर है क्योंकि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाता है, इसलिए महज आपराधिक अभियोजन कार्रवाई की चेतना सत्य को प्रकाशित होने से दबाने के लिए पर्याप्त है। छठा, स्वतंत्रता और मुक्त भाषण के मौलिक अधिकार संविधान के अनुसार पूर्ण अब्सोल्यूट नहीं है मगर नियंत्रित है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि नियंत्रण के नाम पर भाषण की स्वतंत्रता जो कुछ सरकारी कार्यों की आलोचना से संबंधित है को चुप किया जा सकता है। 7वां पॉइंट देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के जनक लॉर्ड मैकाले का मानना था कि जब किसी व्यक्ति पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया जाता है तो वह यह तर्क देने का सक्षम होना चाहिए कि उसने जो भी कहा लिखा वह सच था। मानहानि के वर्तमान कानून का विवाद यह है कि संविधान लागू होने के बावजूद भी सत्य आपराधिक मानहानि के लिए एक पूर्ण बचाव नहीं है, यह केवल एक बचाव है यदि अभियुक्त यह साबित कर देता है कि जो कुछ भी अपमानजनक बयान उसने बोला या लिखा वह लोक कल्याण में है, अर्थात सत्य का आपराधिक मानहानि का एक पूर्ण बचाव न होना। 8वां पॉइंट देखते हैं, जैसा कि अपवाद 1 में बताया गया है कि सत्य बात का लांछन लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना जो लोक कल्याण के लिए उपेक्षित मानहानि नहीं है, लेकिन सत्य को न्याय का पहला मूल तत्व माना जाता है। दूसरे शब्दों में सत्य के सिद्धांत को केवल लोक कल्याण के रूप में सीमित करना एक व्यक्ति के स्वतंत्र भाषण एवं अभिव्यक्ति पर एक आधारहीन प्रतिबंध लगता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।